साथियों नमस्कार। राजस्थान के इतिहास से जुड़े आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति। देखिए विद्यार्थियों, जब हम राजस्थान के इतिहास पढ़ते हैं, विभिन्न वंश और शासकों का इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें वहां पर एक टॉपिक नजर आता है। जो हमारे राजस्थान के जो राजपूत वंश है, उन राजपूत वंशों से या उनकी उत्पत्ति से जुड़े जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कई परीक्षाओं में इन सिद्धांतों से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम इन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो जो सामान्यतः जब हम गाइड देखते हैं या फिर किसी अध्यापक को हम देखते हैं, तो हम एक रूढ़िवादी तरीका वहां नजर आता है। वहां पर हमें क्या नजर आता है कि एक तरफ तो आपको विभिन्न सिद्धांत दे दिए जाएंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांत कौन से हैं, और एक तरफ आपको उनके समर्थकों के नाम दे दिए जाएंगे और आप इन्हीं बातों को पढ़कर जाते हैं। और कई बार प्रश्न इनसे ना आकर इनसे भी आपके कोई गहरा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तब आप उस प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाते। तो आज की इस कक्षा में हम राजपूतों के विभिन्न सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर उन सिद्धांतों के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, उन सिद्धांतों का खंडन कौन कर रहा है, अगर खंडन कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, वो क्यों खंडन कर रहा है। तो ये सभी अवधारणात्मक हम व्याख्याएं इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप इस कक्षा को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले इस स्लाइड में आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है और ये फ्लो चार्ट आपको ये समझा देगा कि आखिरकार जो राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, उनमें कौन कौन से सिद्धांत वर्तमान में मौजूद नजर आते हैं या कौन कौन सिद्धांत हम पढ़ते हैं। तो राजपूत की जो उत्पत्ति है, उनके वंश से जुड़ी जो उत्पत्ति के सिद्धांत है, उनको सामान्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। एक वे इतिहासकार जो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हमारे देश से ही हुई है, वो हमारे देश के ही नागरिक हैं, तो उसको हम बोलते हैं देशी उत्पत्ति। कुछ इतिहासकार और विद्वान ये मानते हैं कि जो ये राजपूत जाति है वे विदेशी जातियां थी, तो इनका दूसरा जो उत्पत्ति का सिद्धांत हो जाएगा वो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। तो यहां पर क्लियर हो गया कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब जो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसमें भी फिर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग तर्क है। जैसे कुछ इतिहासकार राजपूतों को अग्निकुंड से जो यज्ञ हुआ है उनसे उत्पन्न मांगेंगे, कुछ इतिहासकार इनको क्षत्रियों की संतान मानेंगे, क्षत्रियों में कुछ इनको सूर्यवंशी मानेंगे, कुछ इनको चंद्रवंशी मानेंगे, कुछ उनको वैदिक आर्यों की संतान भी मानेंगे। इसके बाद में देश की उत्पत्ति में कुछ राजपूतों को ब्राह्मण वंशी मानेंगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजपूत वंश जो हमारे समाज की सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाएं हैं, उनके मिश्रण से इस वंश की उत्पत्ति हुई है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो देशीय है जातियां और जो विदेशी जातियां हैं, उनके मिश्रण से राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई है। तो आप देख रहे हो कि देशी उत्पत्ति में भी आपको अलग अलग तर्क नजर आ जाएंगे, अलग अलग मत नजर आ जाएंगे। देशी उत्पत्ति में आपको अग्निकुंड की धारणा, क्षत्रिय संतान की धारणा, ब्राह्मण वंश की धारणा, सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज की धारणा और मिश्र जातियों से उत्पन्न की अवधारणा में आपको नजर आ जाएगी। और क्षत्रिय संतान में भी आपको तीन तरह की बातें नजर आ जाएगी। कुछ कहेंगे ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, कुछ कहेंगे चंद्रवंशी क्षत्रिय है, और कुछ कहेंगे जो हमारे वैदिक आर्य थे उन वैदिक आर्यों की संतान है। तो आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से पूरे टिप्पो को समझ पा रहे हैं। अब हम सबसे पहले जो विदेशी उत्पत्ति का जो मत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस किस विद्वानों ने इसका समर्थन किया है, किन किन विद्वानों ने इस मत का खंडन किया है और इस मत की उत्पत्ति के पीछे प्रमुख कारण क्या है, उनकी व्याख्याएं, उन सारी बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का मत। देखिए विद्यार्थियों, कई सारे ऐसे हमारे भारतीय इतिहासकार हैं और विदेशी इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि जो राजपूत जाति है उनकी उत्पत्ति या जो वंश है ये विदेशों से उत्पन्न हुआ है। ऐसे मानने वाले विद्वान तो खूब सारे हैं, लेकिन हमें उनसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि आखिरकार राजपूतों को विदेशी मानने के पीछे कारण क्या है, उनके पीछे तर्क क्या दिए जा सकते हैं। तो भिन्न भिन्न आपके विद्वानों ने भिन्न भिन्न तर्क दिए हैं, उनमें से कुछ तर्क लिखने का मैंने यहाँ प्रयास किया है। जैसे कि कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हमारे राजपूत शासक हैं या फिर जो विदेशी क्षत्रिय लोग हैं, जो विदेशी शासक वर्ग है, उन दोनों का रहन सहन एक जैसा है, उन दोनों की परंपरा और संस्कृति एक जैसी है। जैसे मान लीजिए कि दोनों ही, चाहे विदेशी शासक हो चाहे भारतीय शासक हो, ये दोनों अग्नि आराधक थे, दोनों अग्नि की पूजा करते थे, दोनों आपके युद्धों में घोड़ों का प्रयोग करते थे, दोनों आपके यज्ञ में विश्वास रखते थे, रथों का प्रयोग करते थे। और चाहे आपके विदेशी शासक हो चाहे आपके भारतीय शासक हो, उनमें हमें कहीं ना कहीं सती प्रथा का प्रचलन भी देखने को मिलता है। तो यहां पर आप एक बात देख पा रहे हैं कि जो ये आपके स्थितियां हैं, जो ये परंपराएं हैं, जो संस्कृति है,
इनमें कई सारी बातें जो विदेशों में प्रचलित थी वही आपके भारत में प्रचलित थी। अब क्योंकि भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति कहीं ना कहीं एक जैसी नजर आ रही है, जो शासक विदेशी हैं, जिन संस्कृति को वो अनुपालना करते हैं वही भारतीय शासक अनुपालित कर रहे हैं। तो दोनों की एक जैसी परंपरा और संस्कृति होने की वजह से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो भारतीय जो शासक है, राजपूत वंश है, उनकी उत्पत्ति विदेशों से हुई है। इसी प्रकार आपने एक नाम सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्राचीन काल से यज्ञ किया जा रहा है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो यज्ञ है ये विदेशी शासक भी करते थे। तो यहाँ पर आपको एक बात और नजर आ गई कि अश्वमेध यज्ञ जैसे विदेशों में प्रचलित था वैसे भारत में प्रचलित है। तो ये खूब सारे तर्क नजर आ रहे हैं, और इन तर्कों के कारण ही कई सारे विद्वान इस बात को साबित करने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जो आपके राजपूत वंश है उसकी उत्पत्ति विदेशों से हुई है। तो अब आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिरकार ये विदेशी उत्पत्ति का मत आया कैसे, जब विदेशी शासकों और भारतीय शासकों में कहीं न कहीं एक रूपता नजर आई है, उनकी संस्कृति में, उसकी परंपरा में, तब इस मत को और आपके पुष्टि मिली है कि हाँ, ये हो सकता है कि भारतीय राजपूत वंश विदेशों से उत्पन्न हुआ है। अब हम देखेंगे कि आखिरकार समर्थक कौन कौन है। भाई, विदेशी मत किन किन लोगों ने दिया है और किन किन लोगों ने इसका समर्थन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदेशी मत को देने वाले जो सबसे प्रथम आपके इतिहासकार हैं वो कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि जो एक विदेशी आपके जो जाति है वो आपके शक जाति, और शकों की संतान थी आप इसे मान लीजिए सीतियन। तो जो शक और सीतियन जो विदेशी जातियां हैं, उन्हीं से ही आपके भारत में राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई। कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है उसके संपादन करने वाले जो विलियम क्रुक है, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है। इसलिए आप जो गाइड पढ़ते हो तब आप वहां पर एक बात पढ़ते हो कि ऐसा लिखा हुआ होता है कि कर्नल जेम्स टोड, और उसके सामने लिखा हुआ होता है शक सीतियन। तो उसको आप रिटर्न नहीं, उसको याद करें, उसको आप समझे कि भाई शक और सीतियन से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ये बात कहने वाले कौन थे? आपके कर्नल जेम्स टोड। इसी प्रकार जो वी.ए. स्मिथ हैं वो कहते हैं कि हमारे भारत में एक विदेशी जाति आई थी हूण, और हूण से ही भारत में किस जाति का उद्भव हुआ? आपके राजपूतों का। तो राजपूतों की हूणों से साम्यता करने वाला जो इतिहासकार है वो वी.ए. स्मिथ है। इसी प्रकार कनिंघम मोदी ने कहा था जो आपके कुषाण जाति है, जिसने भारत पर कई क्षेत्रों पर शासन किया था, और कुषाणों की एक जाति थी आपकी यूची जाति, और यूची जाति से ही आपके राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने इस संबंध में एक आपके मजबूत सबूत देने का प्रयास किया है, स्रोत साक्ष्य देने का प्रयास किया है कि जो ब्रोज ताम्रपत्र लेख है, इस ताम्रपत्र लेख के आधार पर उन्होंने साबित करने का प्रयास किया है कि कुषाणों की यूची जाति से ही राजपूतों की आपकी उत्पत्ति हुई है। अब यहां पर देखिए, आपको ये जो तीनों नाम नजर आ रहे हैं ये विदेशी इतिहासकार है, लेकिन कई बार परीक्षा में पूछते हैं वो भारतीय इतिहासकार कौन है जिन्होंने राजपूतों की विदेशी आपकी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया है। तो उसमें हम सबसे पहले जो नाम आता है वो डी.आर. भंडारकर का है। डी.आर. भंडारकर ने एक थ्योरी दी है। उनका कहना था कि प्राचीन काल में एक जाति भारत आई थी हूण, और हूणों के साथ एक जाति और भारत आई थी जो हूणों से जुड़ी हुई थी, वो थी खजर, और इस खजर जाति से ही एक राजपूत जाति उत्पन्न हुई, उसका नाम था गुर्जर। तो उनका कहना था कि जो हूण थे उनसे जुड़े थे खजर, और खजर से जो जाति उत्पन्न हुई उनका नाम था गुर्जर। और हम सभी जानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार हमारे एक प्रमुख राजपूत वंश की जाति है। तो इस प्रकार डी.आर. भंडारकर ने यह साबित करने का प्रयास किया कि जो आपकी गुर्जर प्रतिहार के साथ जो अन्य राजपूत जातियां हैं वे विदेशी थी। बाद में जो हमारे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, उन्होंने भी डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के मत का समर्थन किया। तो यहाँ पर हम कुछ बातें सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कर्नल जेम्स टोड, वी.ए. स्मिथ, कनिंघम, डी.आर. भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने इस बात का समर्थन किया, इस बात की पुष्टि की है कि जो राजपूत वंश की जातियां हैं उनकी उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। अब देखिए साथियों, आपने ये तो पढ़ लिया कि विदेशी उत्पत्ति के मत के पीछे कौन कौन से तर्क हैं और कौन कौन से उनके समर्थक हैं, लेकिन आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो ये विदेशी उत्पत्ति का मत है वो अब स्वीकार्य नहीं है। और कई हमारे इतिहासकार, कोई हमारे विद्वान है, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी शासकों से नहीं हुई है, वे हमारे स्थानीय लोग थे। अब जब आप पहली बार जब आप इनको पढ़ते हैं, इनकी जो संस्कृति परंपरा पढ़ते हैं, तो आप इस बात को स्वीकार कर बैठते हैं कि हाँ भाई, दोनों की रहन सहन, दोनों अग्नि आराधक हैं, दोनों घोड़ों का उपयोग करते हैं, रथों का उपयोग करते हैं, सती प्रथा का प्रचलन है, दोनों और अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। तो हो सकता है कि राजपूत विदेशी थे, लेकिन आप अगर इन तर्कों की गहराई में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये बात बिल्कुल खोखली साबित हो जाती है। कैसे? जब हम इस बात का खंडन करते हैं तो आप सबसे पहले बात रखिए कि कुछ परंपराएं एक जैसी होने से किसी भी हमारे जो स्थानीय वंश है उसको हम विदेशी नहीं कह सकते।
कई बार ये संयोग होता है कि दो अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों की जो परंपरा या संस्कृति वो एक जैसी होती है, पर एक जैसी परंपरा या संस्कृति होने से मतलब ये तो नहीं है कि स्थानीय जाति की उत्पत्ति विदेशों से हुई है। इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर हम कहते हैं जैसे वो अग्नि है, रथ है, घोड़े का प्रचलन है, यज्ञ का प्रचलन है, ये हमने विदेशों से नहीं सीखा। ये तो हमारे समाज में वैदिक काल से ही प्रचलित है। हम वैदिक काल में देखते हैं शासक अग्नि का प्रयोग करते थे, रथों का प्रयोग करते थे, घोड़ों का प्रयोग करते थे, अश्वमेध यज्ञ भी करते थे। तो हमने जो सारी परंपराएं हैं विदेशों से नहीं सीखी, हमने ये सारी परंपराएं वैदिक काल के आर्यों से सीखी। फिर आपके डॉक्टर भंडारकर साहब कहते हैं कि होनों के साथ एक जाति आई थी खजर, और खजर से फिर एक जाति उत्पन्न हुई थी गुजर। लेकिन जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, चाहे प्राचीन काल चाहे मध्यकाल हो, आप कहीं पर भी इतिहास में खजर नाम पढ़ते नहीं। तो डॉक्टर डी आर भंडारकर का जो मत है, जो खजर जाति पर आपके टिका हुआ है, ये जाति कभी भारत में आई नहीं है, इस बात की कहीं से पुष्टि भी नहीं होती है। फिर हम देखते हैं जो गुर्जर शब्द है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुर्जर शब्द कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। गुर्जर शब्द एक स्थानवाचक शब्द है। हम सब जानते हैं राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिम भाग है, जिसमें मुख्यतः आपके ये जालोर और जोधपुर वाला भाग है, जिसको प्राचीन काल में गुर्जरत्रा कहा गया था। अब गुर्जरत्रा पर ही अधिकार करने के कारण जो वंश उत्पन्न हुआ उसका नाम था गुर्जर प्रतिहार। तो जो गुर्जर है वो कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, ये स्थानवाचक शब्द है, और ये गुर्जर शब्द हमारे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि जो ये विदेशी उत्पत्ति का मत है ये सही नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार साथियों, जो आपकी जो ये विदेशी उत्पत्ति का मत है, इस विदेशी उत्पत्ति के मत को हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि विदेशी कहने के पीछे तर्क क्या दिए जा रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि विदेशी उत्पत्ति मत का समर्थन किस किसने किया, और फिर हमने पढ़ा कि इस मत का खंडन करने वाले कौन है और उन्होंने खंडन क्यों किया है। ये सारी बात हमने पढ़ दी। अब जैसे आरएस मेन जैसे आपकी परीक्षाओं में विदेशी उत्पत्ति से जुड़े चाहे उनके तर्क हो, चाहे समर्थक हो, चाहे खंडन हो, चाहे उनके भाई खंडन क्यों किया है, ये सारी बातें जो व्याख्यात्मक बातें हैं, अगर उनसे जुड़ा कोई भी प्रश्न आएगा तो आसानी से आप उस प्रश्न को उत्तर कर पाएंगे। अब हम देशी उत्पत्ति के मत के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे कि सब जानते हैं कि देशी उत्पत्ति के मत में खूब सारे आपको हमें मत नजर आते हैं, तो अब हम एक एक करके सारे मतों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके अग्निकुंड वाला। तो सबसे पहले हम देखिए कि अग्निकुंड की उत्पत्ति का मत। हमारे प्राचीन काल के कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने यह बात सिद्ध करने का प्रयास किया कि राजपूत वंश जो है उसकी उत्पत्ति स्थानीय है, लेकिन वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। जैसे एक आपके आख्यान चलता है कि प्राचीन काल में जो आपके भगवान परशुराम थे, परशुराम ने धरती पर जितने भी क्षत्रिय थे उन सब का विनाश कर दिया। तो धरती पर क्षत्रिय जो वर्ण है वो नष्ट हो चुका था। नष्ट होने की वजह से जो आपके आत्विक लोग हैं, जो जंगली प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके आतंक से पूरी पृथ्वी विनाश की ओर चली गई। तो इस विनाश को रोकने के लिए जो आपके वशिष्ठ हैं, गुरु आपके वशिष्ठ हैं, उन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई। उन चारों जातियों को ही प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान कहा जाता है। इस प्रकार जब इस आख्यान को आप पढ़ते हैं तो इस आख्यान में जो 4 प्रमुख राजपूत जातियां हैं उनकी उत्पत्ति आपने अग्निकुंड से बताई है। अब ये जो आख्यान है, इस आख्यान के प्रवर्तक कौन है? सबसे पहले ये आख्यान दिया किसने? तो आप सब जानते हैं कि जो चंद्रबरदाई है उन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में सबसे पहले इस आख्यान को सुनाया था, और बाद में जो सूर्यमन मिश्र है जिनकी पुस्तक थी वंश भास्कर, और हमारे एक प्रसिद्ध आपके साहित्यकार मोहनोत नैनसी, सूर्यमन मिश्रण और मोहनोत नैनसी ने इस अग्निकुंड के मत का समर्थन भी आपके किया है। लेकिन हमें इस अग्निकुंड के मत को अगर आप देखेंगे तो आधुनिक काल में ये मत हमें स्वीकार नहीं हो सकता। हम ये नहीं मान सकते कि भाई अग्नि से भी कोई जाति उत्पत्ति हो सकती है क्या। तो इस मत की समीक्षा करने की आवश्यकता हुई। जैसे ये मत वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता। वैज्ञानिक सिद्धांत ये नहीं बता सकते हैं, या फिर वैज्ञानिक सिद्धांतों से हम ये पुष्ट नहीं कर सकते कि अग्नि से भी किसी वंश की उत्पत्ति हो सकती है। अग्नि से योद्धा उत्पन्न होना केवल कपोल कल्पना है, ये केवल कल्पना है, और हम इस कल्पना को सत्य नहीं मान सकते। फिर जो पृथ्वीराज रासो है वो विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। पृथ्वीराज रासो एक प्रकार का काव्यात्मक ग्रंथ है। हम इसे ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में नहीं रख सकते, और जब हम पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथों की सूची में नहीं रख पा रहे हैं तो उसमें बताई गई बातों को हम इतिहास भी नहीं मान सकते। फिर हमें एक बात नजर आती है कि जैसे इस सिद्धांत के अनुसार जो 4 जातियां थी, एक आपके परमार, फिर आपके प्रतिहार,
उसके बाद में आपके चौहान, और चौहानों के बाद में आपके चालुक्य। ये हमें चार आपके जातीय अग्निकुंड से उत्पन्न हुई मानी जाती है। लेकिन जब आप इन सभी राजपूत वंश के जब आप अभिलेख पढ़ेंगे तो उस अभिलेखों में केवल परमाणु ने ही स्वयं को अग्निवंशी माना है। केवल परमार जाति के जो आपके राजपूत है उन्होंने स्वयं को अग्निवंशी कहा है, जबकि प्रतिहार और चौहान ये तो अपना आप को आपके सूर्यवंशी मानते हैं, और आपके जो आपके चालुक्य हैं ये आपके स्वयं को चंद्रवंशी मानते हैं। तो आप देखेंगे जो चार जाति हैं उन चार जातियों में केवल परमार ही स्वयं को अग्निवंशी मान रहे हैं, जबकि प्रतिहार है, चौहान है, चालुक्य ये स्वयं को या तो सूर्यवंशी मानते हैं या फिर आपके चंद्रवंशी मानते हैं। तो यहाँ पर शासक खुद ही इस मत का खंडन कर रहे हैं अग्निकुंड वाले का। आधुनिक काल में कई ऐसे हमारे इतिहासकार हुए जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा है, ईश्वरी प्रसाद है, डॉक्टर वैद्य है, उन्होंने भी इस सिद्धांत की आलोचना की है और उन्होंने यही बात कही है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह मत आपके खरा नहीं उतरता है। प्रश्न ये उठता है, जब ये मत खरा ही नहीं उतरता है आधुनिक काल में, और मान लीजिए प्राचीन काल के भी जो लोग विद्वान रहे होंगे वो भी इस बात को मानते होंगे कि अग्निकुंड से कोई जाति उत्पन्न नहीं होती है, फिर भी हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, तो फिर जो आमजन थे या फिर जो शासक वर्ग हैं या फिर कुछ विदेशी इतिहासकार हैं, इन लोगों ने इस अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसको क्यों स्वीकार किया? भाई जैसे सूर्यमल मिश्रण है या फिर आपके मूणोदयनसी हैं या फिर आपके मान लीजिए आपके चंद्रबरदाई है, फिर उन्होंने इस मत का समर्थन क्यों किया? तो इसके पीछे ये माना जाता है विद्यार्थियों कि जो आपके शासक हैं वे शासक अपने वंश की सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते थे। तो उन्होंने अपना आप को अग्नि से जोड़ दिया कि किस प्रकार हम अपने वंश को दूसरों से अलग बता सकते हैं, और दूसरों से अलग बताने का इससे बड़े कोई उपाय नहीं था कि स्वयं को अग्नि से उत्पन्न मान लो, क्योंकि अग्नि पवित्र होती है और अग्नि से खुद की उत्पत्ति हमने मान ली तो हमारा वंश वैसे ही दूसरों से अलग हो जाएगा और हमारे वंश की प्रतिष्ठा वैसे भी सबसे आपके बड़ी हो जाएगी। और इसी के साथ ही कुछ विदेशी जो लोग हैं जैसे कर्नल जेम्स टोड ने भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस अग्निकुंड के उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। ये परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि किस विदेशी शासक ने, माफ कीजिए, किस विदेशी इतिहासकार ने राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसका अप्रत्यक्ष समर्थन किया है? तो उसका अप्रत्यक्ष समर्थन आपके कर्नल जेम्स टोड ने किया है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि जो कुछ विदेशी जातियां भारत आ गई थी और भारत आने के बाद में भारतीय समाज ने उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदेशी जातियों को भारत में या तो मलेच कहा जाता था या फिर चांडाल कहा जाता था, और मलेच और चांडाल कहकर उनका तिरस्कार किया जाता था। लेकिन विदेशी जातियों ने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तो भारतीय क्षेत्रों के वे राजा हो गए, शासक हो गए। तो अब इस शासक या राजा को जनता में स्वीकार कैसे किया जाए, उसकी स्वीकार्यता कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि विदेशी नहीं है, भारतीय ही है? तो फिर क्या किया, इन राजाओं का शुद्धिकरण किया गया, और शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ किया गया। और यज्ञ को आप सबको पता है कि यज्ञ तब तक नहीं होगा जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तो अग्नि के माध्यम से विदेशी जातियों का शुद्धिकरण करके फिर उनको भारतीय राजा घोषित किया गया। और इस प्रकार कर्नल जेम्स टोड कहते हैं जो एक कहानी है अग्निकुंड वाली, ये एक प्रकार की सांकेतिक कहानी है जिसमें विदेशी जातियों का शुद्धिकरण करके उनका भारतीयकरण किया गया और उनको भारतीय समाज में स्थान दिया गया। इस स्लाइड में बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं कि अग्निवंशी उत्पत्ति का मत सांकेतिक है। बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव, हमारे समाज बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो कई सारे शत्रुओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अहिंसा के मार्ग पर चले गए, और इससे हमारे देश में विदेशी जातियां भी आई और कुछ आठविक जातियां भी आई। आठविक यानी एक प्रकार की जंगली जातियां, और विदेशी जातियों और आठविक जातियों के अत्याचार चरम पर था। अतः लोगों में पुनः क्षत्रिय भावना उभारने के लिए इस प्रकार के आख्यान का प्रयोग किया गया और उसे लोकप्रिय बनाया गया। तो यहाँ पर हमें निष्कर्ष में दो प्रकार की चीजें मिल जाती हैं। एक तो ये कर्नल जेम्स टोड जैसे कहते हैं कि जो विदेशी जातियां थी उनकी शुद्धता करने के लिए, उनके समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए यज्ञ के माध्यम से उनका शुद्धिकरण किया और फिर उनका भारतीयकरण हुआ। इसलिए समाज में अग्नि कुल वाली जो घटना है, जो सिद्धांत है, वो लोकप्रिय हुआ। और दूसरा निष्कर्ष ये कहता है कि जब समाज में विदेशी आक्रमणकारी हो गए, समाज में आठविक जातियों का आंतरिक चरम पर हो गया, तो लोगों के अंदर क्षत्रिय भावना किस प्रकार से उभरे, लोगों की भावनाएं किस प्रकार से जागृत करें, तो उसके लिए कहानी लाई गई। और वो कहानी कौन सी थी? आपके अग्निकुंड वाली। और लोगों को बताया गया कि जो शासक हैं वो आपके अग्नि से उत्पन्न हुए हैं और लोगों को अपने शासकों का समर्थन करना चाहिए। और इस प्रकार से ये मत आपके लोगों में लोकप्रिय हो गया। तो साथियों, हमने जो
अग्निवंश की उत्पत्ति के सिद्धांत है उसमें हमने उनके प्रवर्तक देख लिए, समर्थक देख लिए, आख्यान देख लिए और फिर हमने इस मत की समीक्षा भी देख ली, कौन कौन इसके खंडन कर रहे हैं और फिर भी खंडन करने के बाद में आमजन ने, शासकों ने, कुछ इतिहासकारों ने इसको क्यों स्वीकार किया है और उसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकला, ये भी बात हमने देख ली है। तो दो सिद्धांत हमने देखे हैं, एक तो विदेशी उत्पत्ति का मत और एक भारतीय उत्पत्ति के मत में हमने अग्निकुंड वाला सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। अगला जो आपके सिद्धांत है वो क्षेत्रीय संतान। कुछ आपके इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि जो आपके राजपूत वंश है ये क्षत्रिय ही थे, हालांकि उनकी उत्पत्ति कुछ आपके सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ चंद्रवंशी मानते हैं और कुछ कहते हैं कि जो हमारे प्राचीन संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, उन्हीं से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो क्षत्रिय संतानों से जुड़ी अवधारणाएं हैं, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि राजपूत सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी से तात्पर्य है कि राजपूतों की उत्पत्ति भगवान सूर्य से हुई है, ऐसा माना गया है। जिस प्रकार अभी हमने देखा अग्निकुंड में, जहां पर हमने ये बात समझने का प्रयास किया कि राजपूतों की उत्पत्ति आपके अग्नि से हुई है, लेकिन अब ये दूसरा सिद्धांत है जो मानते हैं कि राजपूत क्षत्रिय हैं, लेकिन शत्रु में वो किस प्रकार के क्षत्रिय, आपके सूर्यवंशी, अर्थात जो उनका वंश है उस वंश की उत्पत्ति आपके भगवान सूर्य से हुई है। अब इस मत के समर्थन करने वाले कौन है? जो जयानक थे उन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब, नयन चंद्र सूर्य ने अपने ग्रंथ हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर जी ने अपने ग्रंथ सुरजन चरित्र और आधुनिक काल में जगदीश चंद्र गहलोत, इन सभी आपके इतिहासकारों ने, सभी विद्वानों ने इस बात का समर्थन किया है कि राजपूत सूर्यवंशी थे। तो सारे के सारे साहित्यिक स्रोत हैं। इसी प्रकार हमें कुछ अभिलेख की साक्षी, कुछ अभिलेखों के माध्यम से भी ये जानकारी मिलती है कि राजपूत सूर्यवंशी थे। जैसे जो नाथ अभिलेख है, आठवर अभिलेख है, चौहानों का आबुलेख है, सरंग ऋषि का अभिलेख है, बेदरा लेख है और सीकर का जो हर्षनाथ अभिलेख है, इन अभिलेखों में कहीं ना कहीं इन बातों का जिक्र है कि राजपूतों की उत्पत्ति आपके सूर्यवंश से मानी गई है। अब परीक्षा में कई बार सवाल पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक जो स्रोत है वो राजपूतों के सूर्यवंश का समर्थन करता है, तो आसानी से आप इन सारे प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। एक जो आपके अगला पॉइंट चलता है कि राजपूत चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी मतलब कि राजपूत क्षत्रिय तो हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति आपके चंद्रमा से मानी गई है। पृथ्वीराज जो आपके हैं उनका हंसी अभिलेख, लुटिंग देव चौहान का आबू अभिलेख और अचलेश्वर लेख जो सिरोही में है, इन तीनों अभिलेखों में इस बात का समर्थन किया गया है कि राजपूत आपके चंद्रवंशी थे। तो आपने दो स्लाइडों में, एक स्लाइड में जो सूर्यवंशी मत है और एक स्लाइड में जो आपके चंद्रवंशी मत है, उनके समर्थक कौन कौन है ये बात आपने देख ली है। संतान वाला मत है उसमें हमने सूर्यवंशी मत भी देख लिया और चंद्रवंशी मत भी देख लिया। अब क्षत्रिय मानने वालों में कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जो राजपूत है वो राजपूत मुख्यतः हमारे जो वैदिक आर्य थे उन्हीं के संतान है। अब इस मत के समर्थन करने वाले कौन कौन है, तो आप इसको इस स्लाइड में देखने की कोशिश करें। जो आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, जो जी.एच. ओझा साहब है, जी.एच. ओझा साहब के बाद में आपके दशरथ शर्मा और दशरथ शर्मा के सामने डॉक्टर पुसालकर, डॉक्टर पुसालकर के बाद में आपके रामचंद्रन और रामचंद्रन के बाद में आपके सीवी वैद्य। आप इन नामों को फिर से देख लीजिए क्योंकि इनकी स्लाइड नहीं बन पाई, तो आप यहीं देख लीजिए। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब हैं, दशरथ शर्मा है, सीवी वैद्य है, डॉक्टर पुसालकर है और डॉक्टर रामचंद्रन। ये वे विद्वान हैं जो इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जो हमारी वैदिक काल की जो हमारी संस्कृति थी जिसमें जो आर्य थे, वे आर्य फिर आपके मध्यकाल में राजपूत जाति के रूप में हमारे सामने आए हैं। अब राजपूतों को क्षत्रिय क्यों माना जाए, राजपूतों को आर्य क्यों माना जाए, इसके पीछे क्या कारण है? भाई मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, तो इसको स्वीकार नहीं करना है। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक भी होना चाहिए कि हम मान ले कि राजपूत तो प्राचीन काल वैदिक सांस्कृतिक आर्य थे, वही राजपूत है। तो इसके पीछे जो विद्वान है वो बार बार अलग अलग तर्क देते हैं, जैसे कि जैसे प्राचीन काल में आर्य थे उनका जो प्रिय पशु था वो अश्व था, इसी प्रकार राजपूतों का भी जो प्रिय पशु है वो आपके अश्व है। इसके बाद में आर्य है वो अस्त्र और शस्त्रों की पूजा करते थे, तो राजपूत भी अस्त्र और शस्त्रों की पूजा करते थे। आर्य यज्ञ करते थे और बलि देते थे, तो राजपूत भी यज्ञ करते हैं और आपके बलि देते हैं। तो देखिए दोनों में कितनी सारी समानता हमें नजर आ रही है, दोनों की परंपरा और दोनों की संस्कृति हमें एक जैसी नजर आ रही है। और इस वजह से जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब हैं, दशरथ शर्मा है, पुसालकर साहब है, सीवी वैद्य हैं, रामचंद्रन है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो राजपूत क्षत्रिय हैं और ये प्राचीन काल के जो आर्य थे उन्हीं की संतान है। तो इस प्रकार से आपने आज की इस कक्षा में राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत था विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत आपने देख लिया, फिर देशी उत्पत्ति के सिद्धांत में
हमने अग्निकुंड की अवधारणा देख ली और क्षत्रियों से उत्पन्न की अवधारणा हमने देख ली। क्षत्रियों में कुछ उनको सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ उनको चंद्रवंशी मानते हैं, कुछ उनको वैदिक आर्य की संतान मानते हैं, ये भी हमने देख लिया है। अब एक प्रश्न आपके सामने उठना चाहिए कि जो ये आपके सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी हो गए, अग्निवंशी हो गए, जितने भी हैं, ये मत आखिरकार इतने लोकप्रिय क्यों हुए? शासकों ने इसको स्वीकार क्यों किया? आम लोगों ने स्वीकार क्यों किया? तो देखिए विद्यार्थियों, प्राचीन काल में एक अवधारणा चलती है, वो है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। जब आप एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ते हैं तब आपको ये सिद्धांत कई बार आपको नजर आता है। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या होता है? प्राचीन काल में जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, अपने प्रजा पर एक तो नियंत्रण बनाए रखने के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए और अपने आप को देवताओं के समकक्ष रखने के लिए वे स्वयं को क्या करते थे? या तो देवता घोषित कर लेते या स्वयं को किसी देवता के वंश से जोड़ लेते। और स्वयं को किसी देवता से जोड़ना, उनके वंश से जोड़ना, जो ये सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को बोलते हैं देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। उस सिद्धांत को बोला जाता है आपके देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें एक शासक अपना आपके तो खुद को ही देवता मान लेता है या फिर अपना आप किसी देवता के वंश से जोड़ लेता है। जैसे हमने देखा, हमारे राजपूत वंश के कुछ राजाओं ने स्वयं को अग्नि से जोड़ा, किसी ने चंद्रमा से जोड़ा, किसी ने सूर्य से जोड़ा, किसी ने वैदिक आर्यों या वैदिक देवताओं से जोड़ लिया। अब प्रश्न ये उठता कि आखिर ऐसे करते क्यों थे? इसलिए करते थे ताकि ये स्वयं के वंश की पवित्रता बनाए रखे। जैसे अग्नि पवित्र है, सूर्यवंशी पवित्र है, चंद्रवंशी पवित्र है, वैदिक आर्य पवित्र है, तो अगर जो राजा इनसे जुड़ेगा वो अपना आप ही क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। इससे प्रजा पर नियंत्रण रखना सरल होता है, लोगों को हम शांत कर सकते हैं, लोगों को हम नियंत्रण बनाए रख सकते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और आप हमसे निम्न हैं, तो हम आप पर नियंत्रण रखेंगे। इससे स्वयं के वंश की प्राचीनता सिद्ध होती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, वैदिक आर्य, अग्नि, ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो राजा अपना आप को इनसे जोड़ेगा तो राजा भी और उसका वंश भी क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। तो वंश जो जितना प्राचीन होता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती है। और एक इसमें पीछे कारण ये माना जाता है कि स्वयं को वैधता प्रदान करने के लिए आम जन उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करे, किसी प्रकार की क्रांति नहीं करे, किसी प्रकार का कोई आर्थिक सामाजिक दुर्घटना ही नहीं हो और समाज में राजाओं की वैधता बनी रहे। और वैधता कब बनी रहेगी? जब हम अपने आप को दूसरों से अलग और दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करेंगे। और दूसरों से अलग और श्रेष्ठ हम तभी साबित हो सकते हैं जब हम स्वयं को किससे जोड़ ले? आपके देवता से। तो यहाँ पर यह अवधारणा भी आपको समझना जरूरी है कि आखिरकार जो हमारे राजपूत वंश के जो शासक है उन्होंने अपना आपको देवताओं से या देवी अवधारणाओं से क्यों जोड़ा? तो पवित्रता बनाए रखने के लिए, प्रजा पर नियंत्रण रखने के लिए, स्वयं के वंश की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए और अपने क्षेत्र में वैधता बनाए रखने के लिए, देवताओं को समकक्ष रखने के लिए उन्होंने देवी मत का समर्थन कर दिया है। अब आगे की कक्षा में हम जो जितने भी जो दूसरे आपके बच गए हैं संकेत, जैसे ब्राह्मण वंशी है, सामाजिक प्रक्रिया की उपज है, मिश्र जाति की संतान है, ये सारे टॉपिक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।